नमस्ते। मैं हूँ अनिल चौगुले। हिंदी और एसएसटी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं पद्य क्रमांक 4 किताबें यह कविता पढ़ने वाले हैं। कविता के कवि हैं गुलजार। पहले ज़माने में ज्ञान प्राप्त करने के साधन पुस्तक थे, लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में हमारे सारे ज्ञानवर्धक काम हम संगणक की सहायता से करते हैं। मानो इस युग में हम किताबों का उपयोग करते ही नहीं, उनसे हमारा रिश्ता ही जैसे टूट गया है। यही समस्या को लेकर गुलजार जी ने यह कविता लिखी है और किताबें हमसे क्या उम्मीद रखते हैं यह बताया है। तो हम सीधा चलते हैं कविता की ओर। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। झांकना मतलब छिपकर देखना, हसरत मतलब इच्छा, तकना मतलब देखना। एक अलमारी है, उसके दरवाजे शीशों के हैं और अंदर अलमारी में किताबें रखी है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। कवि कहते हैं कि अलमारी में रखी किताबें दरवाज़ों के शीशों से छिपकर देखती है, बड़ी हसरत से तकती है, बड़ी इच्छा से देखती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। कवि कहते हैं कि अब महीने गुजर जाते हैं, किताबों से मुलाकात नहीं होती, मतलब किताबों को पढ़ा नहीं जाता। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। एक समय था जब लोग शाम को या सोते समय किताबें पढ़ते थे, लेकिन आज कंप्यूटर का युग है, इसलिए किताबों को ज़रूरत पहले जैसी नहीं रही। आज किताबें सिर्फ अलमारी में रखने की चीज़ है। अलमारी की ओर देखकर कवि को लगता है कि किताबें उनसे कहते हैं कि हमें बाहर निकालकर पढ़ो। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। एक समय था जब लोग शाम को या सोते समय किताबें पढ़ते थे। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। कवि कहते हैं कि अब शामें गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, इसलिए किताबें बड़ी बेचैन रहती हैं, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। कवि कहते हैं किताबों से हमारा रिश्ता टूट जाने के कारण, मतलब कवि से रिश्ता दूर होने के कारण कवि के सपनों में किताबें आने लगी है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें मतलब मूल्य, जो मानवीय मूल्य किताबें हमें सिखाते थे कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। सेल मतलब शरीर की कोशिका, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। किताबों को सेल नहीं होते, इसलिए वह कभी मरते नहीं है। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि कहते हैं किताबों से मिलने वाले मूल्य, रिश्ते, संस्कार अब घरों में नज़र नहीं आते, क्योंकि हम किताबें ही नहीं पढ़ते। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। शब्दार्थ: सफ़ा मतलब पन्ना, अल्फाज मतलब शब्द, मानी मतलब अर्थ, लफ्ज़ मतलब शब्द और सिसकी मतलब धीरे रोना। वह सारे उधड़े उधड़े हैं,
कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कवि कहते हैं, किताबें काफ़ी पुरानी हो गई है, उधड़े उधड़े हो गई है। इसी किताब का कोई सफ़ा पन्ना पलटता हूँ तो मुझे सिसकी निकलती है, मुझे रोना आता है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। किताबों के अनेक शब्द गिर पड़े हैं, मतलब फट गए हैं। कवि को लगता है वे इस प्रकार गिर पड़े हैं कि बिना पत्तों का जो टुंड मतलब पेड़ का तना होता है, और वह तना जिस प्रकार किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार बिना अर्थ का शब्द किसी काम का नहीं होता। जुबा पर जो जायका था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। शब्दार्थ: जायका स्वाद, सफ़ा पन्ना, झपकी पलक झपकना, तह बतह मतलब एक के बाद एक, जाती राब्ता मतलब निजी। जुबा पर जो जायका था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। कवि कहते हैं, जब हम किताब पढ़ते पढ़ते पन्ना पलटते थे तो पहले जुबां पर उंगली गीली करके पन्ना पलटते थे तो एक प्रकार का पन्ने का स्वाद आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि उंगली से किए एक क्लिक पर कंप्यूटर पर झपकी पलटते ही दूसरा पन्ना हमारे सामने आ जाता है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। एक क्लिक करने से कंप्यूटर के पर्दे पर कोई भी ज्ञान हमारे सामने आ जाता है। इसलिए किताबों से जो निजी संबंध था अब वह नहीं रहा। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। शब्दार्थ: आइंदा मतलब बाद में या भविष्य में। नीम सजदे मतलब आधा माथा टेक कर। रिहल मतलब जिस पर पुस्तक या ग्रंथ रख कर पढ़ा जाता है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कवि कहते हैं कि पहले किताब पढ़ते हम उसे सीने पे रख कर लेट जाते थे, तो कभी उसे गोदी में लेते थे और गोदी में लेते लेट जाते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कि कभी हम अपने घुटनों को पुस्तक रखने का साधन रिहल बनाकर पुस्तक पढ़ा करते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कभी कहते हैं कि माथा टेक कर पुस्तक पढ़ा करते थे, तो कभी पुस्तक को माथे से लगा लेते थे ताकि भविष्य में भी उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। शब्दार्थ: रुक्के मतलब पत्र। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, कवि कहते हैं हम पहले किताबों में फूल रखते थे, वह सूखने के बाद उसका रूप अलग ही दिखता था। साथ ही जो हमें पत्र आते थे वे भी किताबों में रखे जाते थे। किसी ने दिया हुआ फूल हम किताबों में याद के लिए रखते थे या किसी को किताब में संदेश पत्र देते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कहते हैं
पहले रास्तों पर या कार्यालयों में पुस्तक गिरने और उस पुस्तक को फिर से उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह सवाल कवि यहाँ अंत में उपस्थित करते हैं। इस प्रकार कविता का अर्थ स्पष्टीकरण पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अध्ययन करते रहे, खुशहाल रहे।